खूबसूरत, बिंदास और अट्रैक्टिव एक्ट्रेस जिन्होंने मॉडलिंग से शुरुआत कर फिल्मों में भी खूब जलवे बिखेरे। हिंदी के अलावा इन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी फिल्मों में भी अभिनय किया और इन सभी इंडस्ट्रीज में भी अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की खल्लास गर्ल ईशा कोप्पिकर की, जिनमें एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनने के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे। हालांकि इनके करियर ने उड़ान भरना शुरू ही किया था, तभी इन्होंने बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर और एक एक्टर पर कास्टिंग काउच का आरोप लगा दिया, जिसके बाद इन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गयी। वहीं ईशा ने इसका ठीकरा नेपोटिज्म पर फोड़ दिया और खूब भड़ास निकाली। People who you think are not that deserving, who probably don't know how to act. अपनी फिल्मों से ज्यादा ये बी ग्रेड एक्टर्स के साथ अपने अफेयर्स को लेकर सुर्खियों में रहीं और इन पर दूसरों के पति छीनने के भी आरोप लगे। तो आखिर क्या वजह रही कि इतने ब्यूटीफुल और टैलेंटेड होने के बावजूद ये सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस बनकर रह गईं, और क्यों इन्होंने खुद कह दिया कि मैं एक बकवास एक्ट्रेस हूँ? बताएंगे इनकी जिंदगी के सभी अनसुने राज। आप बने रहिए हमारे साथ। एक मॉडल, एक एक्ट्रेस, एक पॉलिटिशियन और एक बिजनेस वुमन, ईशा कोप्पिकर ने कई फील्ड में हाथ आजमाया, लेकिन इनकी वास्तविक पहचान एक ऐसी अभिनेत्री की रही जिन्होंने फिल्मों में ज्यादातर को एक्ट्रेस या आइटम गर्ल के तौर पर काम किया। तो ईशा के लाइफ के इन एस्पेक्ट्स को समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। ईशा कोप्पिकर का जन्म 19 सितंबर 1976 को मुंबई के एक कोंकणी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम राघव कोप्पिकर और माँ का नाम बैरल कोप्पिकर था। इनके एक छोटे भाई भी थे। ईशा की पढ़ाई लिखाई मुंबई से ही हुई और इन्होंने राम नारायण रुइया कॉलेज से लाइफ साइंस में ग्रेजुएशन पूरा किया। वैसे तो ईशा डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन कम नंबर आने की वजह से इन्होंने वो इरादा बदल दिया। ईशा 5 फीट 7 इंच हाइट और स्लिम पर्सनालिटी के साथ काफी अट्रैक्टिव नजर आती थी। तो स्कूल कॉलेज के दिनों से ही इनके दोस्त इन्हें मॉडलिंग के लिए सजेस्ट करने लगे। तभी इन्होंने फेमस फैशन फोटोग्राफर गौतम राजदक्ष के साथ कुछ मॉडलिंग शूट किए, जिससे ये फेमस होने लगी। इसके बाद ईशा को कई मॉडलिंग असाइनमेंट और टीवी एड मिलने लगे, जिनमें रेक्सोना, लोरियल, ओक और पॉन्ड्स जैसे बड़े ब्रांड्स भी शामिल रहे। इनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट होता गया और साल 1995 में इन्होंने मिस इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। भले ही ये पेजेंट ईशा नहीं जीत पाई, लेकिन इसमें मिस टैलेंट का क्राउन इन्हें जरूर मिला, जिसे सबने नोटिस किया। इसके बाद इन्हें साल 1997 में तेलुगु फिल्म वाइफ ऑफ वी वारा प्रसाद में काम करने का ऑफर मिला। तो वहीं अगले साल 1998 में ईशा 2 तमिल फिल्मों काधव कविदाई और एन स्वासा कात्रे में प्रशांत और अरविंद स्वामी के साथ लीड रोल करती नजर आईं। इन दोनों फिल्मों से इन्हें काफी पॉजिटिव रिव्यू मिले, तो साथ ही काधल कविदाई के लिए फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू के अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया। इसके बाद साल 1998 में ईशा ने एक था दिल एक थी धड़कन फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू के लिए अपना कदम रखा। शाहरुख सुल्तान डायरेक्टेड इस फिल्म में ईशा कोप्पिकर के ऑपोजिट इंदर कुमार नजर आए। हालांकि ये फिल्म कुछ कारणों से रिलीज ही नहीं हो सकी। इसके बाद ईशा ने साल 1999 में फिल्म नेंजिनाइल में एक्टर विजय के साथ काम किया। साल 2000 में ईशा को बॉलीवुड में फिर से ऑफर मिल गया और इन्हें फिल्म फिजा में एक छोटा रोल करने का मौका मिला। क्या बेसुरा बैंड है भाई, बोर कर दिया। वहीं ईशा ने 2001 में प्रकाश झा की राहुल नाम की हिंदी फिल्म में एक आइटम नंबर किया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। साल 2001 में ही इन्होंने राजीव रॉय की फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत से बॉलीवुड में एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर अपनी शुरुआत की। इसके बाद इसी साल ये गोविंदा और जूही चावला के साथ के राघवेंद्र राव की फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में भी काम किया। ये एक कॉमेडी फिल्म रही, जिसे ऑडियंस ने अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन इसमें ढेर सारे कलाकारों के बीच ईशा को अपना टैलेंट दिखाने के लिए कोई खास मौका नहीं मिला। बच्चे की फोटो देख। अच्छा, इतना लंबा सीन सोच के रखा है तुमने? लगे सजना मेरा आज पगलाया है, लगे। साल 2002 में ईशा कोप्पिकर राम गोपाल वर्मा की अंडरवर्ल्ड स्टोरी बेस्ड फिल्म कंपनी में नजर आई, जो इनके करियर की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में ईशा ने एक आइटम नंबर किया, जिससे ये ओवरनाइट सेंसेशन बनकर उभरी।
इसके बाद अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और सुनील शेट्टी अभिनीत संजय गुप्ता की फिल्म कांटे में ईशा को फिर से एक ऐसा ही आइटम नंबर करने का मौका मिला। ये गाना भी सुपरहिट हुआ और इसने ईशा की प्रोफाइल को और हाईलाइट करने का काम किया। ईशा कोप्पिकर ने साल 2003 में 5 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें फिल्म दिल का रिश्ता, डरना मना है, एलओसी कारगिल और कयामत जैसी फिल्में शामिल रहीं। अगर देव को पता चल गया ना तो वो तुम्हें जान से मार देगा। Now let me go or I'll shout. इनमें से फिल्म कयामत में इन्हें नेगेटिव शेड में ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस मिला। Okay, come on guys, shake hands. Okay, give me a kiss. अरे भाई, नाराजगी मुझसे थोड़ी है। Come on. साल 2004 में ईशा रुद्राक्ष, एक से बढ़कर एक, कृष्णा कॉटेज, इंतकाम, हम तुम और गर्लफ्रेंड जैसी फिल्मों में नजर आईं। बाकी फिल्में तो ठीक थीं, लेकिन इनमें करण राजदान की फिल्म गर्लफ्रेंड में निभाए अपने लेस्बियन रोल की वजह से ये विवादों में घिर गईं। बात मीडिया से सड़कों तक जा पहुंची और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। हम पिए हुए थे, ऊपर से रानी ने इतना हैश पिला दिया था, हम होश में ही नहीं थे। खैर, साल 2005 में ईशा की 4 फिल्में रिलीज हुईं। ये फिल्में थीं क्या कूल हैं हम, मैंने प्यार क्यों किया, 36 चाइना टाउन और डी। राहुल, कैसी लग रही हूँ? साल 2006 में ये फरहान अख्तर की फिल्म डॉन में शाहरुख खान के साथ नजर आई। हालांकि इस फिल्म की जबरदस्त सफलता के बावजूद ईशा के करियर को इससे कोई खास फायदा नहीं पहुंच सका। इसके बाद ईशा ने राम गोपाल वर्मा की बहुचर्चित फिल्म शबरी में लीड रोल निभाया, जो बेहद गंभीर मुद्दे पर बनी थी। हालांकि लंबे समय तक कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलने की वजह से इस फिल्म के रिलीज में 4 साल का लंबा वक्त लग गया और ये बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर सकी। जब ये फिल्म पर्दे पर आई तो इसमें ईशा की एक्टिंग को क्रिटिक्स ने खूब सराहा, लेकिन अफसोस अब तक ईशा का करियर काफी हद तक खत्म हो चुका था। अब ये सब मेरे बराबर के साथ ही रहेंगे। साल 2007 में ईशा कोप्पिकर सलामे इश्क और डार्लिंग में नजर आईं। सलामे इश्क एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें ईशा का रोल छोटा था, वहीं डार्लिंग फ्लॉप हो गई। साल 2008 में ईशा अतुल अग्निहोत्री की फिल्म हेलो में नजर आई, जिसे चेतन भगत के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास वन नाइट एट द कॉल सेंटर पर बनाया गया था। इसके बाद ईशा कोप्पिकर राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म एक विवाह ऐसा भी में लीड रोल करती नजर आई। कौशिक घटक डायरेक्टेड इस फिल्म में ईशा के ऑपोजिट सोनू सूद थे। फिल्म ने एवरेज परफॉर्म किया, लेकिन इसके कुछ गाने हिट रहे। 2010 में ईशा की 2 फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें एक रही नीरज पाठक की राइट या रॉन्ग और दूसरी रही मनोज तिवारी की फिल्म हेलो डार्लिंग। लेकिन इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया और ईशा को भी इनसे निराशा ही हाथ लगी। ईशा ने हिंदी के साथ ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी फिल्मों में भी काम करना जारी रखा और इस दौरान दर्जनों फिल्मों में काम करती नजर आईं। साल 2013 में ईशा ने फिल्म मार्ट से अपना मराठी डेब्यू भी किया। इसके बाद ईशा ने साल 2019 में अपना डिजिटल डेब्यू किया और ALT बालाजी वेब सीरीज फिक्सर में नजर आईं। इसमें इन्होंने सब इंस्पेक्टर जयंती जावड़ेकर की भूमिका निभाई, जिसे लोगों ने खूब सराहा। तेरा मैं हराम का नहीं खाऊंगा का नाटक। तब तू ये हरामखोरी नहीं छोड़ती। मैं करप्शन नहीं करती। साल 2022 में ईशा ने क्राइम थ्रिलर सीरीज दहनम और थ्रिलर वेब सीरीज सुरंगा में भी अभिनय किया और इसी साल आई एक लो बजट फिल्म लव यू लोकतंत्रा का भी ये हिस्सा रही। अपने करियर में ईशा फिल्मों के अलावा 2 म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आईं, जिसमें साल 2001 में सोनी म्यूजिक द्वारा बनाए गए प्राइवेट एल्बम में इन्होंने खूब जलवे बिखेरे, जिसे केके ने बनाया था। तो साल 2004 में बंदिश प्रोजेक्ट भोर में बॉस्को सीजर द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक गाने ने भी सबको मदहोश कर दिया।
वहीं साल 2007 में डायरेक्टर डेविड धवन और कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट के साथ सेलिब्रिटी डांस कंपटीशन नच बलिए सीजन 3 में ये 3 जजों में से एक जज के रूप में भी शामिल हुई। वहीं ईशा कोप्पिकर से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की बात करें तो इन्होंने पिंक विला को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि करियर के शुरुआत में ही एक फेमस प्रोड्यूसर ने इनका गलत फायदा उठाने की कोशिश की। ईशा ने दावा किया कि इन्हें किसी नामी प्रोड्यूसर ने फोन किया और एक एक्टर की गुड बुक्स में रहने के लिए कहा। इसके बाद ईशा ने जब उस एक्टर को फोन किया तो उसने इन्हें अकेले मिलने के लिए बुलाया, जिससे ईशा उसके इरादे समझ गई और मिलने नहीं गई। साथ ही इन्होंने उस प्रोड्यूसर को फोन कर कहा कि आपको बस मेरे टैलेंट के दम पर मुझे काम देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप समझ गए कि ईशा किस एक्टर की तरफ इशारा कर रही थी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वहीं ईशा के मुताबिक उस एक्टर के साथ फिर उन्होंने कभी काम नहीं किया। हालांकि इसके बाद प्रोड्यूसर ने इन्हें उस फिल्म से जरूर बाहर कर दिया। वहीं ईशा ने यह भी बताया कि कुछ टॉप सेक्रेटरीज ने भी इन्हें कई बार गलत तरीके से टच किया, जिसके बाद ईशा ने सेल्फ डिफेंस सीखना शुरू कर दिया और मार्शल आर्ट में इन्होंने ब्लैक बेल्ट हासिल किया। इसी बातचीत के दौरान इन्होंने नेपोटिज्म को लेकर भी अपनी भड़ास निकाली और कहा कि कई बार इनके हाथ से वो रोल निकल गए जिनमें ये पहले ही सिलेक्ट हो चुकी थी। हालांकि किसी ने अपनी बेटी तो किसी ने अपनी पसंद की एक्ट्रेस के लिए इन्हें फिल्म से बाहर निकलवा दिया। Who probably are just there because of favoritism or nepotism or any ism. साथ ही ईशा ने ईमानदारी से ये एक्सेप्ट किया कि क्यों ये टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस में कभी शामिल नहीं हो पाई। इन्होंने कहा, मैं एक बेवकूफ़ और बकवास एक्ट्रेस हूँ, इसी कारण मुझे फिल्मों से बाहर निकाल दिया जाता था और खुद की गलतियों के कारण मेरे हाथ से कई अच्छी फिल्में भी चली गईं। मैं एटीट्यूड में रहती थी और जब मेरा मन होता तो मैं ही सामने वाले से बात करती थी। ईशा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये इसे लेकर भी हमेशा चर्चा में रही। दरअसल अपनी पहली हिंदी फिल्म के साथ ही इनका अफेयर बॉलीवुड एक्टर इंदर कुमार के साथ शुरू हो गया, जो उस फिल्म के हीरो थे, और ये रिश्ता लगभग 11 साल तक चलता रहा। इस दौरान इंदर कुमार अलग अलग महिलाओं से शादियां भी करते रहे, पर इससे ईशा को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इंदर की ज्यादा शराब पीने की लत की वजह से आखिरकार इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। वहीं एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में इंदर कुमार की पूर्व पत्नी सोनल कोरिया ने अपने तलाक पर बात करते हुए कहा कि ये उनके लिए काफी कठिन समय था, क्योंकि तलाक के दौरान वो प्रेग्नेंट थी। बता दें कि इंदर कुमार की ये शादी सिर्फ 5 महीने ही चली थी और दावा किया गया कि ईशा कोप्पिकर की वजह से ही इंदर कुमार ने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़ दिया, जिसे लेकर ईशा और इंदर की खूब किरकिरी भी हुई। साल 2008 में ईशा की मुलाकात एक जिम में करोड़पति होटेलियर टिमी नारंग से हुई और कुछ समय के बाद ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इसके 1 साल बाद 29 नवंबर 2009 को दोनों ने मुंबई के जुहू स्थित इस्कॉन मंदिर में महाराष्ट्रीयन रीति रिवाज से शादी कर ली। इसके बाद ईशा ने काफी हद तक एक्टिंग से दूरी बना ली और अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। शादी के 5 साल बाद यानी साल 2014 में ईशा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रियाना रखा गया। जब इनकी बेटी 9 साल की हुई तो नवंबर 2023 में ये खबर सबके सामने आई कि ईशा का इनके पति से तलाक हो गया है। पता चला कि ईशा ने अपनी बेटी के साथ घर छोड़ दिया और अलग रहने चली गई। हालांकि इस बारे में ईशा या इनके पति ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद ईशा कोप्पिकर ने साल 2019 में पॉलिटिक्स में आने का मन बनाया और बीजेपी से संपर्क किया। ये हमारे देश की विडंबना रही है कि यहाँ काबिलियत, एजुकेशन या राजनीति की समझ की वजह से नहीं, बल्कि फैन फॉलोइंग की वजह से तमाम पार्टियां पॉलिटिक्स में लोगों को एंट्री देती हैं। तो इसी तर्ज पर ईशा को भी बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और 27 जनवरी 2019 में बीजेपी लीडर नितिन गडकरी की मौजूदगी में इन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया और इन्हें बीजेपी महिला मोर्चा की ट्रांसपोर्ट विंग का कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिया गया। आगे ईशा ने बीजेपी के 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कई कैंपेन में जलवे बिखेरते भी नजर आईं। हाल की बात करें तो ईशा एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी चलाती हैं और इक्का दुक्का बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में भी काम करती नजर आती हैं। हालांकि अपने इंस्टाग्राम पर ये काफी एक्टिव रहती हैं और वहाँ अभी भी कुछ ब्रांड्स के लिए ये एड प्रमोशन करती नजर आती हैं। ईशा अब 47 साल की हो चुकी हैं और अभी भी फिट और खूबसूरत नजर आती हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि इनके फैंस को आगे भी इनका अभिनय देखने को मिलता रहे और इनके आगे की जिंदगी खुशहाल रहे।